आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इजराइल ईरान युद्ध का दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है और इसका आखिरी अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन 13 जून को इजराइल ने ईरान पर यह कहकर हमला शुरू किया था कि ये उसके अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, वो साल था 1948 जब इजराइल राष्ट्र अपने वजूद में आने के साथ ही अस्तित्व के लिए आज तक संघर्ष कर रहा है। 1967 वो वर्ष था जब इजराइल अरब युद्ध में अरब देशों ने एक साथ मिलकर वो टूट पड़े थे इजराइल पर, लेकिन उनकी साझा ताकत के सामने भी इजराइल नहीं झुका, बल्कि उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। 2025 में जब पूरी दुनिया एक तरह से बदल चुकी है, जब अरब वर्ल्ड के समीकरण बदल चुके हैं, जब मौजूदा इजराइल ईरान में युद्ध में विश्व शक्तियों की खेमेबाजी शुरू हो गई है, रूस चीन ईरान की तरफ जा रहे हैं खुलकर, अमेरिका इजराइल के साथ तटस्थ खड़ा है, लेकिन इन सब के बीच युद्ध की तकनीक बदली है। परमाणु क्षमता वाले देश जब आपस में टकराते हैं तो पूरे विश्व में न सिर्फ तीसरे विश्व युद्ध बल्कि परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगता है। इन सब के बीच आज बड़ा सवाल ये है कि अरब देशों में भी अब वो समीकरण नहीं है कि किसी एक अरब देश के लिए सारी ताकतें एकजुट हो जाएंगी, और इसीलिए शायद इजराइल के सामने ईरान के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। और इसीलिए इस बार बहस बाजीगर में भी हमने यही विषय रखा है, जिसमें आज हम चुनेंगे बहस का बाजीगर कौन होगा। लेकिन जो टॉपिक है आज का वो पहले आपको बता देते हैं। क्या इजराइल के आगे टिकेगा ईरान, इसी पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत करना चाहते हैं यहाँ की जनता का। ये जो नीले गमछे वाले लोग हैं ये मानते हैं कि ईरान टिकेगा, है ना? तो आप लोग ईरान के साथ खड़े हैं सारे के सारे। कोई कंफ्यूजन? तुम धीरे बोले, कंफ्यूजन तो नहीं है मन में? अच्छा, ये वो वाला हिस्सा है हमारे शांति प्रिय मोक्ष प्राप्त लोग। बच्चा पीछे से बोल रहा है मोक्ष प्राप्त हो चुका है। किसी का दिल डोल तो नहीं रहा है? नहीं बदलोगे? सुनने के बाद देखते हैं, खुला दिमाग तो रखो कम से कम। अब ये अंदर भी टोपी पहन के आया है तो हो सकता है टोपी किसी को पहना दे जाते जाते। अच्छा, ये है लाल गमछे वाले जो इजराइल के साथ खड़े हैं। सबसे ज्यादा जोश इस बच्ची का दिख रहा है, जैसे इजराइल जोर जोर से ताले। तो चलिए देखते हैं आप लोगों का मन क्या डोलता है, क्योंकि वो नीले वाले आपको इशारा करके बुलाएंगे थोड़ी देर में, आप भी उनको बुलाइएगा। तो देखते हैं कि आज जो डिबेटर्स आते हैं, अभी से ये डोरे डालने शुरू कर दिए इसने। तो दिलचस्प ये है कि 3 जजेस होंगे आज, वो जज करके चुनेंगे बहस बाजीगर आज का कौन है बेस्ट वक्ता। लेकिन आप तय करेंगे कि मोशन के पक्ष में आप हाँ मानते हैं या ना मानते हैं, और कितने लोग इधर से उधर जाते हैं। ये बीच वाले भी हो सकता है पलट जाए, हमने देखा है अच्छों को इधर से उधर जाते हुए। तो चलिए, आज जो 3 जजेस हमारे साथ यहाँ आ रहे हैं उनमें 2 तो वेटरन हैं, पहले आ चुके हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले और इंटरनेशनल अफेयर्स को बहुत अच्छे से समझने वाली आज आरती टिक्कू भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रही हैं। अशोक सज्जन हार्जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। फॉर्मर डिप्लोमैट है और 3 ताल के ताऊ जी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से इन तीनों जजेस के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो बहस बाजीगर में जब भी कोई वक्ता इधर उधर भटके तो उनसे तीखे सवाल पूछकर या उनको समझाकर उनको वापस उस इशू पर ला सकते हैं। आरती टिक्कू, तैयार हैं आप? हमारे जो वक्ता है ना वो अक्सर एक एजेंडा लेकर आते हैं और उसके ऊपर वो चल देते हैं, मोशन से भटक जाते हैं। इन ताऊ साहब को तो उसका काफी एश्योर्ड रहे, सभी पैनलिस्ट एश्योर्ड रहे कि मैं टोकूंगी, मुझे टोकने की आदत है। चलिए देखते हैं, बाकी दोनों जजेस तो हमारे साथ तैयार हैं। अपने पहले 2 वक्ताओं को अब मंच पर बुलाते हैं। दीपक बोहरा जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर दीपक बोहरा, मेजर जनरल बिशंबर दयाल साहब, जो कि अपने फौजी अंदाज में हर बात को जनता के बीच, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, जनरल दयाल तो अपनी बात बोल कर जाते हैं। तो पहले दोनों जो लीडर्स अपनी अपनी टीम के हैं वो आ चुके हैं और अब अगले 2 वक्ताओं को मंच पर बुलाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरी दुनिया में भारत की विदेश नीति का डंका बजा कर आए हैं, लेकिन उनके प्रवक्ता अब वापस आ गए हैं, रीसेट मोड आ गया है और वो जमकर टूट रहे मोदी सरकार पर। आज इन पर बातचीत करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए, ईरान के पक्ष में बोलने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं शोएब जमई जी, जो कि प्रेसिडेंट है दिल्ली स्टेट AIMIM के, और प्रोफेसर अंशु जोशी, जो कि अपने अंदाज के लिए जानी जाती हैं, हमारे साथ जुड़ रही है सेंटर फॉर कैनेडियन US एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज।
जेएनयू में ये प्रोफेसर हैं, ये दोनों अब अपनी अपनी टीम के साथ बैठ गए हैं। हैंडशेक हो रहा है, टीम की तरह खेलना पड़ेगा आज और सबको अपनी अपनी बात, क्योंकि एंड में यही लोग आपके लिए वोट डालेंगे। अगर आपने उनको कन्विंस किया तो फिर ताली आपके लिए बजेगी, वरना सवाल पूछे जाएंगे। अब तालियों के साथ स्वागत कीजिए मोहम्मद फैज खान साहब का। इनका वीडियो बड़ा वायरल होता है आजकल। ये एमआरएम के कन्वीनर है मौलाना साजिद रशीदी, जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम शो की शुरुआत करेंगे। देखिए, इजराइल और ईरान का ये युद्ध, लेकिन पूरे देश में भी कई जगह हैं जहां पर ईरान के पक्ष में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कई जगह ऐसे हैं जहां पर लोग इजराइल के लिए दिल लुटा रहे हैं। तो देश में जब इस तरह की बहस छिड़ी है और जब डर ये है कि अगर विश्व में खेमेबाजी हो रही है तो ये न जाने किन किन देशों के दरवाजे तक, दीवारों तक ये जंग पहुंच जाए, इसीलिए आज बहसबाजीगर में यही विषय है। तीनों ही वक्ताओं को अपनी अपनी टीम की तरफ से बैटिंग के लिए 2-2 मिनट का टाइम मिलेगा। फिक्स टाइम है, ये रोज वाला बहस नहीं है। अपनी बात सोच कर आइए, ये नहीं कि टाइम खत्म हो गया उसके बाद बोले कि नहीं 10 सेकंड और दे दो। टाइम फिक्स है, आपको अपनी टीम की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाजी करनी है और इसी के लिए आप दोनों जिससे भी चाहें डिसाइड कर लीजिए। पहला बल्लेबाज यहाँ पर आ जाए भाई। ओपनिंग बैट्समैन कौन है? आइए आइए बिशंबर दयाल जी, चलिए तालियों के साथ दोनों। मतलब थोड़ा सा किसी और का नाम ले लो, हमारे हसीन एम्बेसडर साहब। आइए चलिए आप ही के साथ शुरू कर रहे हैं। क्या इजराइल के सामने टिकेगा ईरान? आप जाहिर तौर पर ये मानते हैं कि नहीं, इजराइल के सामने ईरान नहीं टिकेगा, यही मानते हैं आप? कहती हैं तो मान लेते हैं। नहीं, अब हमारे कहने पे ना माने। आपका 2 मिनट का समय टॉपिक पर शुरू होता है अब। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दीपक वोरा है, 74 साल मेरी उम्र है, 52 साल कूटनीति में होते हैं। भारत का मैं एक राजदूत हूं। एक सवाल आपसे पूछना था सबसे, क्या बुद्धिस्ट लोगों को इस दुनिया में जीने का अधिकार है? हाँ या ना? क्रिश्चियन लोगों को अधिकार है? सनातनी लोगों को अधिकार है? यहूदी लोगों को अधिकार है? आपने जवाब मुझे दे दिया। अगर कोई कहता है कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है, उसके साथ क्या किया जाए? उसकी बात ना सुनी जाए। थैंक यू वेरी मच, आई रेस्ट माई केस। मतलब टाइम ही कितने सेकंड्स में आपने खत्म कर दिया, अब नहीं बोलेंगे? और क्या बोलेंगे? चलिए भाई, अगर आप सहमत हैं इनकी बात से, मैं बोल दूंगा। अब यही तो है एम्बेसडर के बारे में कहा जाता है डिप्लोमेसी में कम शब्दों में आप कितना कुछ कन्वे कर पाए हैं। तालियां इनके लिए। ताऊ, आपने ऐसा कोई वक्ता देखा था अभी तक? नहीं, इन्होंने सवाल पूछ लिए और उनके मुताबिक जवाब मिल गए, तो वो बहुत डिजार्मिंग सा सवाल था। हाँ। आदमी जवाब दे तो क्या दे। जनरल दयाल, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, बात स्पष्ट ही है। इस युद्ध की शुरुआत इजराइल ने की है और इजराइल ने ऐसे इलाके में शुरुआत की है जो हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत को अपना हित देखना है, हमें इजराइल की चिंता नहीं है। और हमें ईरान का इसलिए हित है क्योंकि वो पूरा इलाका स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी देश की इन्वेस्टमेंट है। कल चाबार पर अटैक करेगा, कल वो पूरे के पूरे इलाके में डिस्टेबलाइज होगा। $125 बिलियन हिंदुस्तान वहां से कमाता है। हिंदुस्तान के 9 मिलियन लोग उस इलाके में एम्प्लॉयड है। उस इलाके को डिस्टर्ब करने का किसने हक दिया इजराइल को? और कैसे नहीं टिकेगा? 1000 साल पुरानी जो कल्चरल जो ईरान और भारत हजारों 1500 साल से टिके हुए हैं भाई साहब, तो ईरान नहीं जाने वाला। ये इराक ने भी सोचा था कि ईरान को 7 साल में खत्म कर दूंगा, लेकिन ईरान नहीं गया। ईरान के लोगों में हिम्मत है, उनके पास टेक्नोलॉजी ना सही, उनके पास एयर सुपीरियरिटी ना सही, लेकिन वो मुल्क टिकेगा। 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का मुल्क है, कहाँ हथियार चलाओगे आप? और ये इसलिए टिकेगा क्योंकि ऑलरेडी इजराइल कह चुका है कि भाई हम तो हार गए, क्योंकि ना तो रिजीम चेंज होएगी और उसके पास हथियार थे ही नहीं जिसको अपनी बनाना चाहते। अमेरिका का पिट्ठू है और अमेरिका जो है वो विस्तारवाद कर रहा है। भारत विस्तारवाद के खिलाफ है। नाटो का विस्तारवाद जो है वो पहुंच गया है यूक्रेन, और अमेरिका का विस्तारवाद खा चुका है जॉर्डन को, सीरिया को और इराक को। और अब बारी ईरान की है। ऐसे विस्तारवादी शक्तियों की अगर भारत प्रशंसा करेगा, उनकी सपोर्ट करेगा, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा भारत के साथ कोई गद्दारी नहीं हो सकती। ये एक ऐसा वक्त है जब हमें अपने इंटरेस्ट गार्ड करने चाहिए। हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। अगर पूरी खाड़ी के अंदर अगर होता है तो हमारा 25%, 40% हमारा वहां से निवेश आता है, 25% हमारा तेल आता है वहां से। भाई साहब, ये सारा का सारा हमारा नुकसान हमने इजराइल का ठेका ले रखा है।
चलिए ठीक है, तालियों के साथ जबरदस्त बोले भाई। दोनों ही अपनी अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने की। बिल्कुल ओपनिंग बैट्समैन, आपने पहले ही सरेंडर कर दिया, अपने पूरे जो आपको 2 मिनट दिए गए थे वो आपने नहीं खेला। अब देखते हैं जो 1 मिनट का रिबटल, अगले 2 स्पीकर्स जो हैं अब अपनी अपनी जगह पर आ जाइए। आप लोगों को भी 2-2 मिनट का वक्त मिलेगा और 2 मिनट में आपको अपनी बात रखनी है। यहाँ पर बैठे बच्चों को कन्विंस करना है कि आपकी बात में दम है। प्रोफेसर अंशु जोशी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। कोई भी देश यदि युद्ध लड़ता है और जीतता है तो अपनी सैन्य क्षमताओं के, अपने जज्बे के और वैश्विक राजनीति में उसको लॉबी सपोर्ट किस तरह का है इसके बूते जीतता है। ईरान और इजराइल को हम एक निष्पक्षता से कंपेयर करके देखें तो जब हम ईरान की ओर देखते हैं तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार ईरान डेमोग्राफी और ज्योग्राफी की दृष्टिकोण से इजराइल पर भारी पड़ता है। लेकिन जब सैन्य क्षमताओं की दृष्टि से देखते हैं तो चाहे डिफेंस बजट की ओर डालें हम नज़र तो जो ईरान का बजट है वो 12 बिलियन यूएसडी का है, इजराइल का बजट 31 बिलियन यूएसडी का है। वहीं हम अन्य सैन्य क्षमताओं पर जैसे कि हेलीकॉप्टर्स पर, फायर क्राफ्ट्स पर, मिसाइल्स पर, इन पर नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि ईरान इजराइल से कहीं पीछे है। और फिर जब हम देखते हैं कि जिस तरह की सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ और न्यूक्लियर वेपन्स इजराइल के पास हैं तो इजराइल का कहीं ना कहीं सैन्य क्षमताओं की दृष्टि से पलड़ा भारी हो जाता है। अब दूसरे बिंदु पर आऊँगी, वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से और लॉबी से जुड़ा हुआ बिंदु। हम इस चीज़ को समझे, मैं उदाहरण दूंगी रशिया यूक्रेन युद्ध का। रशिया जैसे महाशक्तिवान देश के आगे अगर यूक्रेन आज तक खड़ा हुआ है तो वो अमेरिका और नाटो के सपोर्ट से खड़ा हुआ है। और जब हम इजराइल की ओर दृष्टि डालते हैं तो उसके पीछे भी सीधे सीधे हमें अमेरिका और नाटो का एक समर्थन दिखाई पड़ता है। वहीं ईरान की ओर अगर दृष्टि डालें तो उसके साथ हमें चीन, रशिया, अजरबैजान इस प्रकार के देश खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। पर क्या आपको लगता है कि रशिया यूक्रेन में पहले ही रशिया अपने आप को एग्जॉस्ट कर चुका है और अब वो यहाँ पर आकर के ईरान के साथ युद्ध लड़ेगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। चाइना की ओर दृष्टि डाले तो चाइना सबसे पहले अपने इंटरनल मैटर्स को देखता है तब कहीं पर भी कूदता है। तो चीन भी यहाँ पर ईरान के साथ सीधे सीधे आता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन हम देख रहे हैं, अभी अभी मैंने घोषणा देखी कि कैसे रशिया की तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही है, इस तरह की बात आ रही है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सीधा सीधा मोर्चा ना खोले। तो अगर हम इंटरनेशनल लॉबी की दृष्टि से देखते हैं तो वहां पर भी हमें इजराइल का पलड़ा भारी दिखता है। तो इजराइल के पास सैन्य शक्ति है, बहुत ही बेहतरीन इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं और उसका एक जज्बा है जिसके बूते मुझे लगता है कि यदि युद्ध लंबा चढ़ा तो फिर इजराइल की विजय तय है। तालियां, बहुत अच्छा बोला आपने। डिप्लोमेसी को बहुत अच्छे से समझती हैं आपने, अच्छे मिडिल ऑर्डर को संभाला है। अब देखते हैं कि मिडिल ऑर्डर यहाँ पर क्या करता है। तो चलिए शोएब जमाई जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। साथियों देखिए, चूंकि भारत एक शांति प्रधान देश है, हम पूरी दुनिया को, विश्व को जो है शांति का पाठ पढ़ाते हैं, तो हमें अपना साइड चूज करने के लिए पहले इन बातों को जानना ज़रूरी है कि कौन अग्रेसर है और कौन रेस्ट्रेंट कर रहा है। जब से इजराइल अपने वजूद में आया तब से 70-75 सालों के इतिहास में आप देखेंगे उसने जॉर्डन से लड़ाई की, उसने सीरिया के गोलान हाइट्स पे लड़ाई की, उसने तमाम अपने नेबरिंग कंट्रीज़ पे जो है उसने एग्रेशन किया, इन्वेड किया, लेकिन ईरान किसी और कंट्री को इन्वेड नहीं किया। ईरान अपने यहाँ जो न्यूक्लियर यहाँ से जो फ्यूज़न चल रही है या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा, उसने कभी भी बम बनाने की कोशिश नहीं की। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कहती है और ये तुलसी गबार्ड ने भी यहाँ से पिछले दिनों कांग्रेस में जाकर के कहा। लेकिन इजराइल के पास एटम बॉम्ब है। इजराइल जो है अपने यहाँ कोई न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी होने नहीं देता। ईरान कभी भी इंस्पेक्शन करने नहीं देता कि उसके यहाँ कितने बॉम्ब है और वो किस लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए जो इन बातों को छुपा रहा है वो तमाम रीज़न के लिए डिस्टेबलाइज करने के लिए, उस पूरे विश्व शांति के लिए ख़तरा है, वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है अपने नेबरिंग कंट्री के लिए। इसलिए हमें ईरान के साथ जाना चाहिए। इजराइल एग्रेशन करता, आज हमला किसने किया? ईरान पे, इजराइल ने किया। तो फिर ईरान अब उसको ठोक रहा है। अब आप कह रहे हैं कि एश्कोलोन में, तेल अवीव में, बेरशेवा में आप हमें मार रहे हैं, क्यों नहीं? एक सॉवरेन कंट्री को हक है कि अगर आप हम पर हमला करेंगे, हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला करेंगे तो हम आपको रिटेलिएट करेंगे। अब आप चिल्ला रहे हैं पापा अमेरिका आइए हमें बचा लीजिए। अब पापा कह रहे हैं हम 2 हफ्ते का वक्त लेंगे, सोचूंगा कि बेटा तुम्हें बचाना है। तो अपने में जब कूदा नहीं था तो काहे कूदे? तो ये बात इजराइल पे लागू हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं जो विश्व शांति के लिए खतरा है उनको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। और ये मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, कब गया था मानवाधिकार? जब ये 15-16 अस्पतालों पे बमबारी कर रहे थे गाजा पे जाकर के, तो पूरे दुनिया के लोग जो है मानवाधिकार भूल गए। समय समाप्त हुआ। अच्छी बात यह है कि इधर से भी ताली कुछ बजी है आपके लिए। तो गजब, दोनों ही मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छी पारी खेली है। और अब
इससे पहले कि आप दोनों अपनी जगह पर चले जाइए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम इस शो में युवा नेता भी चुनते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वही लोग नहीं जो हमेशा टीवी पर दिखते हैं, प्रवक्ता के तौर पर बोलते हैं, बल्कि युवाओं में से भी कोई ना कोई आना चाहिए। तो इस हिस्से से कौन बनेगा आज का नेता? आप बन रहे हैं। लीजिए टोपी पहनिए, पूरा आप कैरेक्टर में आइए पहले, उसके बाद से आप आइएगा वहाँ पर, आपको भी 7 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप बन रहे हैं इधर से, लीजिए ये टोपी आपके लिए है, 45 सेकंड मिलेगा। पूरा कैरेक्टर में आ जाइए, एकदम टॉपिक पे बोलना है। सोच लिया क्या क्या बोलना है? आइए, चलिए आप दोनों आइए मेरे साथ, और दोनों 45 सेकंड का समय मिलेगा। देखते हैं कि जो असल वक्ता बनकर बड़े बड़े प्रोफेशनल्स आए हुए हैं उनको आप कितनी बड़ी चुनौती देते हैं। 45 सेकंड्स, अपना नाम बताइएगा और उसके बाद से बोलना शुरू कीजिएगा। जी अंजना मैम नमस्कार, मेरा नाम अभिनव है। आपका 45 सेकंड शुरू होता है, अब लीजिए। मैम जब आज मैं बात करता हूँ ईरान और इजराइल की, इससे मुझे याद आता है वो 2 नेशन थ्योरी जो यूनाइटेड नेशंस ने दिया था, लेकिन उसके बाद मुझे याद आता है जब 6 डे वार हुआ था इजराइल के अगेंस्ट, उससे मुझे याद आता है उसके बाद जो अरब इजरायली वार हुआ था, जहां पे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 5 अरब नेशंस ने मिलकर इजराइल पे अटैक किया था, लेकिन इजराइल ने खुद अपने बलबूते पे, अपने दम पे उनको डिफेंड किया था। इजराइल ने खुद अपने दम पे किसी पे ना डिपेंडेंट होके अपने आप को डिफेंड किया था। और आज जब ये क्वेश्चन आता है कि क्या ईरान इजराइल के सामने टिक पाएगा, बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। और जब इंडियन एंगल की बात आती है, जब कोविड-19 के समय हमारे पास हेल्थ क्राइसिस हो रहा था, इजराइल ने हमारी मदद की थी। ऑपरेशन के सिंदूर के समय इजराइल ने हमारे लिए ओपन स्टांस लिया था। और पाकिस्तान कश्मीर की जब बात आती है, इजराइल ने हमारे लिए स्टांस लिया था। और आज हमारा समय रोक दूं मैं तुम्हारे लिए। आज ये एथिकल एंगल है कि आज हमें सपोर्ट करना है इजराइल को। धन्यवाद मैम। इधर से भी बजाओ, कोई डराता है फिर भी बजाओ। अगल बगल वाले कह रहे हैं तू क्यों बजा रहा है उसके लिए, गजब है, गजब। लेकिन अभी कंपटीशन इधर से आने वाला है। टोपी इन्होंने भी गजब बिठाई है एकदम सिर पे। नाम बताइए और शुरू हो जाइए। जी मेरा नाम आयुष कटियार है और मैं रामजस महाविद्यालय में हिंदी विभाग का छात्र। वाह, आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। देखिए जब हम बात करते हैं कि ईरान टिक पाएगा कि नहीं, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ईरान के पास उसका जो सबसे बड़ा समर्थन है वो उसकी प्रॉक्सी वॉर की नीति। उसके पास हिजबुल्लाह और हमास और सीरिया जैसे कई सारे ऐसे समूह हैं जिनके पास 2 लाख से ज़्यादा अधिक सैन्य क्षमताएं हैं जो कि उनको इजराइल से लड़ने में मदद करेंगी। यहाँ तक कि ईरान के पास खुद एक अच्छी मिसाइल और ड्रोन तकनीकें हैं। यहाँ तक कि रूस जैसा देश खुद ईरान से मिसाइलें खरीदता है और तब जाके यूक्रेन पर हमला करता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ईरान के पास कितनी बड़ी क्षमता है। उसके अलावा ईरान के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो है कि लंबी युद्ध की तैयारी। ईरान ने एक लंबी युद्ध की तैयारी कर रखी है और अगर ये युद्ध लंबे समय तक चलता है तो इससे इजराइल की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण उसका शासन डगमगा जाएगा। ईरान वैश्विक तेल मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी है। अगर ये युद्ध लंबे समय तक चलता है तो ईरान तेल के मामलों में भी जो तेल का मूल्य है उसमें वृद्धि करके पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। और ईरान लंबे समय तक अमेरिका के प्रतिबंधों को झेलता आया है, लेकिन फिर भी वो विश्व अर्थव्यवस्था में टिका हुआ है। इससे हम देख सकते हैं कि ईरान आगे भी टिका रहेगा। समय समाप्त हुआ। वाह, गजब गजब। मतलब नेता तुम ही हो कल के। गजब बोले आप दोनों, बहुत अच्छा। आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। मैं एक एक सवाल भी तीनों हिस्से से लूंगी, लेकिन जो तीसरे वक्ता हैं वो यहाँ पर मंच पर आ सकते हैं। और इस बीच आप लोगों के लिए एक मौका है, अगर आप में से कोई भी किसी का हृदय परिवर्तन हुआ है, किसी का मन डोल रहा है, तो आप अपना गमछा वहां पर रखकर दूसरा गमछा लेकर, ये देखिए शुरू हो गया। कोई नहीं, बीच वाले भी नहीं, हिलना ही नहीं है, सोच लिया है। आज कोई गमछा एक्सचेंज नहीं होएगा। चलिए अभी आप लोगों को एक एक मौका और मिलेगा। शुरू करते हैं और आपका मोहम्मद फैज खान साहब 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। देखिए बात स्पष्ट है कि दोनों कजिन्स आपस में लड़ रहे हैं। हजरत इब्राहिम के वंशज हैं दोनों। उसमें हमारी क्या भूमिका है, हम तो उस पर चर्चा करेंगे ही, और बिल्कुल करेंगे। और जो ईरान के पक्ष में मेरी बहनें बैठी हैं, बेटा जल्दी से सर कवर कर लो, हिजाब पहन लो, नहीं तो तुमको क्रेन में लटका दिया जाएगा। ध्यान रखो, 15 साल की सजा या क्रेन में फांसी। ईरान में ये हिजाब क्लिनिक खोला गया है। अंजना जी, व्हाट इज हिजाब क्लिनिक? आप हिजाब अगर नहीं पहनती है ना तो आपका वहां पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। ईरान में यह व्यवस्था है। और ट्रीटमेंट कैसे होगा समझ जाइए। तो मानसिक रूप से विक्षिप्त कौन है, भारत के पक्ष में कौन हो सकता है, इस बात को हमें सोचने की आवश्यकता है। मैं दूसरे एंगल से बात जाना चाहूंगा। देखिए, भारत और भारतीयता के खिलाफ क्या बात होगी उससे आप समझ जाइएगा क्या भारत और भारतीयता के पक्ष में हो सकता है। 1920 में
कोई लेना देना नहीं था तुर्की के खलीफा का भारत से, लेकिन मोपला में हुआ हिंदुओं पर अत्याचार। अरे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन कर दे, मुर्शिदाबाद में 500 हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। अभी भी भारत की कुछ बिना हिजाब वाली लिबरल मादाएं खामनेई का समर्थन कर रही हैं और हिंदुत्व को गालियां दे रही है, भारत को गालियां दे रही है। सोशल मीडिया में उठाकर देख लो, वो खामनेई के पास चली जाएंगी तो सबसे पहले क्रेन में उन्हीं को वो टांगेगा। तो हमें यह देखना है कि भारत के पक्ष में क्या है। 1918 में दलपत सिंह शेखावत गए थे, इजराइल को आजाद कराया था ओटोमन साम्राज्य से। इजराइल आकर आज भी 3 मूर्ति चौक पर हमारे वीरों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। इस बात को याद रखना चाहिए। और कहते हैं कभी ईरान ने हमला नहीं किया। अरे तो यहां पर हमारे दादा भाई नौरोजी कहां से आ गए, JRD टाटा कहां से आ गए? ये सब लोग उन्हीं के भगाए हुए हैं पारसी लोग जो यहां पर आकर रह रहे हैं। ठीक है, तालियां, जबरदस्त। मोहम्मद फैज खान जब बोलते हैं हम दिल से बोलते हैं, अंदर से निकलता है। आपका 2 मिनट का समय साजिद रशीदी जी शुरू होता है अब। मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूं और इसको समझिएगा, ये समझने की बात है। जालिम को अगर जुल्म करने की इजाजत होगी फिर न जान किसी की भी सलामत होगी, ये समझने की बात है। और दूसरा शेर इजराइल के लिए, जुल्म इतना करो जितना के हो सहना मुमकिन, हाथ अगर हमारा उठेगा तो फिर शामत होगी। अभी फैज साहब को आपने सुना, मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट आपको देता हूं और वो पॉइंट ये है, इंडिया में बीजेपी पार्टी को अगर सबसे ज्यादा कोई मुस्लिम सपोर्ट करता है तो वो है शिया कम्युनिटी, और ईरान में शिया कम्युनिटी सबसे ज्यादा है। जो आदमी ईरान की मुखालफत करता है खड़े होकर, वो उस शिया कम्युनिटी को कहीं ना कहीं ठेंगा दिखाने का काम कर रहा है। यह समझने की बात है। हमारे लिए जो कम्युनिटी सही है, अच्छी है, हम उसको ठेंगा क्यों दिखाएं भाई? फैज खान ने शिया कम्युनिटी को बदनाम करने की और उनको नीचा दिखाने का काम किया है। मैं कंडम करता हूं इनकी बात को। दूसरी बात, हिजाब पर यहां बात ही नहीं थी, आप हिजाब पर बात कर रहे हैं। तीसरी बात यह है, इजराइल जालिम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हजारों बच्चे फलस्तीन के और उनकी माएं, उनकी सिसकियां, उनका रोना, उनका गिड़गिड़ाना, उनका घर छोड़ना, सरकारी अस्पतालों को लाशों में तब्दील कर देना, यह इजराइल का ही काम था। ये समझने, इंसानियत से सोचो। आप सियासी उसमें मत आओ, आप कौम के फ्यूचर हो, मुस्तकबिल हो आप कौम का। सियासत क्या कहती है उस पर बात नहीं करनी, हम अपने जमीर से सोचें। समय समाप्त हुआ, ये रेगुलर डिबेट नहीं है, समय समाप्त मतलब समय समाप्त। जबरदस्त, दोनों ने अपनी अपनी बात बहुत अलग अंदाज में कही है। और अब आप तीनों के पास माइक है, अगर आपको इन दोनों से कोई काउंटर क्वेश्चन पूछना है या आपको लगता है कोई भटका टॉपिक में आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं, इन्होंने तो बहुत अच्छी तरीके से अपनी वो दी है, दलील दी है, जो वहाँ पर जो ईरान में भी अत्याचार बहुत हो रहे हैं अगर मानवाधिकारों की बात की जाती है। और देखिए बात ऐसी है, जो ईरान की अगर हम आबादी देखें कितनी है, इजराइल से कितनी बड़ी है, अगर ईरान का हम क्षेत्रफल देखें कितना बड़ा है, तो उसको ये कहने की क्या ज़रूरत है जो हम इसको एकदम ध्वस्त कर देंगे, एकदम हम ख़त्म कर देंगे इजराइल को। और देखिए इजराइल, आपके लिए ये शायद प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो हमारे उन साथियों के लिए है, दोस्तों के लिए है। और हमेशा जब से इजराइल पैदा हुआ है 1948 में, हमेशा उसके विरुद्ध सभी देशों ने, उसके आसपास पड़ोसी देशों ने मिलकर उसके ऊपर हमला किया है। और वो उसने इतना छोटा सा देश होते हुए उसने अपनी रक्षा की है। अब इस छोटे से देश पर अगर वो कहता है इतना बड़ा देश जो हम इसको ध्वस्त कर देंगे, तो फिर उसको अपनी संरक्षण का तो पूरा अधिकार है। ठीक है, वो चलिए, आपको कुछ पूछना है जल्दी से। अंजना, मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ जजेस भी अपना पक्ष दे रहे हैं। अगर वो बात है तो मैं भी अपना पक्ष रखूंगी। बिल्कुल रख लीजिए, आपको भी 10 सेकंड दिया मैंने। बिल्कुल ठीक। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि इजराइल को राइट टू एग्जिस्ट जो है, और हम
एज एन इंडियन और एज एन एनालिस्ट और एज अ जज मैं पूरा समर्थन करती हूँ कि इज़राइल को जीने का अधिकार है, राइट टू एग्जिस्ट होना चाहिए उनका। लेकिन साथ में अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी स्टूडेंट्स हैं आप, लेकिन क्या पैलेस्टीनियंस को यह अधिकार नहीं होना चाहिए जीने का? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोगों ने सबने कहा कि बुद्धिस्ट को जीने का अधिकार है, हिंदुओं को जीने का अधिकार है, क्रिश्चियंस को जीने का अधिकार है, तो क्या पैलेस्टीनियंस को जीने का अधिकार नहीं है? होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जनरल दयाल ने यह बात बिल्कुल सही कही कि इजराइल और ईरान के बीच में इतनी बड़ी डिस्टेंस है। जब प्रॉक्सी वॉर्स की बात हो रही है, हिजबुल्लाह को आपने अटैक किया, हम आपका समर्थन कर रहे हैं। आपने हमास को, एक आतंकी ग्रुप है, उसको अटैक किया, हम समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ईरान एक कंट्री, एक सॉवरेन नेशन है, आप उस पर अटैक कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। ठीक है, मतलब आपके लिए कोई सवाल नहीं आया, तो मुझे लगता है कि आप अपनी जगह पर जाकर बैठ सकते हैं। जो पहले दोनों वक्ता थे, अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए। अगर आप किसी और को भेजना चाहते हैं, आप आ जाइए। रिबटल राउंड है, सर आएंगे अभी। रिबटल राउंड है, आपको 60-60 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका 60 सेकंड का समय एम्बेसडर वोरा शुरू होता है अब। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने परिवार का अपना पर्सनल परिचय दे देता हूं। मेरे फादर साहब अफगानिस्तान गजनी से हैं, मैं आधा पठान हूं। मेरी माँ सिख समुदाय से सी। ये दोनों खून जब मिलते हैं पठान और सिख के, बहुत खतरनाक होता है। मैं इतना बता देना चाहता हूं कि क्या इजराइल के यहूदियों को जीने का अधिकार है कि नहीं है? है कि नहीं है? और अगर कोई कहता है कि आपको दुनिया से मैं मिटा दूंगा, तो उनको क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बचाव के लिए वो लड़ रहे हैं। भारत ने आतंकी, जो आपका आतंकिस्तान पड़ोसी है, उसके तंजीमों पर, आतंकी तंजीमों पर हमला किस लिए किया था? अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। शायरो शायरी जितनी मर्जी करिए, शायरो शायरी से डिप्लोमेसी नहीं चलती। अंतर्राष्ट्रीय मामले शायरी से नहीं तय किए जाते हैं, डिप्लोमेसी से। मुझे 52 साल हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वाह। एम्बेसडर वोरा के बाद शोएब जमाई जी, आपका रिबटल राउंड 60 सेकंड्स का शुरू होता है अब। जब इतिहास की बात करेंगे तो 1948 में, जब उस वक्त पूरे यूरोप में यहूदियों पे जुल्म हो रहा था, जब हिटलर उन पे बम बरसा रहा था, गैस चेंबर में डाल रहा था, तो पूरी दुनिया में कहीं जगह नहीं मिली। फिलिस्तीन के लोगों ने अपनी घर, अपनी ज़मीन दे करके उनको वहाँ बसाने का काम किया 1948 के बाद। फिर आपने क्या किया? उन्हीं फिलिस्तीनियों को उनके अपने घर से निकाल करके आपने बेघर कर दिया, उन पे बम बरसाए, वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया। आज आधे से ज़्यादा फिलिस्तीन कब्जा करके आप उस पर बैठ गए और आप कहते हैं कि हम चौधरी हैं और हमारे पास। तो क्या ये बताइए, आपका मानव अधिकार कहाँ जाता है जब आप अल अहलिया अरब हॉस्पिटल, अल शिफा हॉस्पिटल, इंडोनेशियन हॉस्पिटल, अल कुद हॉस्पिटल, अल अमल हॉस्पिटल, तुर्किश फलस्तीनी हॉस्पिटल, जॉर्डन फील्ड हॉस्पिटल, अल अदवा हॉस्पिटल पे बम बरसा के उन बच्चों को, 27,000 बच्चों को मौत की नींद सुला रहे थे, तब आपका मानव अधिकार कहां गया था? इसलिए बताइए, क्या इन फिलिस्तीनियों को जीने का अधिकार है या नहीं है? है ना? तो है, तो इसलिए उनके लिए जो भी लड़ेगा हम उनका साथ देंगे। ईरान भी मजबूत है। भाई आज तो जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। देखते हैं अब बच्चों के सवाल। आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। प्रोफेसर मैम आप आ जाइए और रशीदी जी आप आ जाइए। बच्चों से एक एक सवाल लेंगे, तीनों हिस्से से एक एक सवाल लेंगे। जिसको जो सवाल पूछना है पूछे और ये आंसर करेंगे। यहाँ से कौन पूछेगा सवाल? तय कर लिया आपने, आप ही पूछ रहे हैं। आइए। यहाँ पे ईरान और इजराइल के युद्ध में भारत अपने हितों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये करनी जरूरी है, ना कि उनके सही गलत कौन है, कि अग्रेसर अग्रेसिव कौन है, प्रॉक्सी वॉर क्या है। हमें भी पता है कि प्रॉक्सी वॉर हम बहुत सालों से झेल रहे। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या हमें ईरान के डीस्टेबलाइज होने से जो समस्या उत्पन्न होगी उसको नज़रअंदाज करके भी इजराइल का समर्थन करना चाहिए? जबकि हमें सब पता है कि वेस्टर्न नेशंस सारे एक जगह खड़े हैं। रशिया पे जो यूक्रेन का हाल हुआ है, वही हाल अभी पाकिस्तान का उपयोग करके अमेरिका यूज कर रहा है, वही हमारे खिलाफ भी यूज हो सकता है। तो हमारी अपनी आजकल के बच्चे देखिए डिप्लोमेसी कितनी अच्छी तरह। वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन।
आपने जो प्रश्न पूछा और आज के वाद विवाद इस पूरे शो का जो टॉपिक है, मैंने उस टॉपिक पर अपने विचार रखे। वो टॉपिक ये था कि क्या ईरान इजराइल को हरा सकता है। तो मैंने दोनों की सैन्य शक्ति किस प्रकार की है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में दोनों की लॉबिंग किस प्रकार की है, उसको मद्देनजर रखते हुए जवाब दिया। आप प्रश्न बिल्कुल अलग पूछ रहे हैं, आप भारत के स्टैंड की बात कर रहे हैं। भारत को यदि देखें तो अभी तक न्यूट्रल स्टैंड लेकर के खड़ा हुआ है। आप इजराइल पैलेस्टीन को भी देखेंगे तो हम दोनों को समर्थन देते हैं। जब आतंकवाद का विरोध करने की बात आती है तो हम हमास के अटैक का विरोध करते हैं और इजराइल के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब बात आती है पैलेस्टीनियंस के एग्जिस्टेंस की, तो हमारी विदेश नीति में हमने पैलेस्टीन को मान्यता दे रखी है। तो भारत एक न्यूट्रल स्टेट की तरह अभी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को देख रहा है। हम किसी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं है, हम नाटो का पार्ट नहीं है। तो हमारे सामने ऐसी कोई विवशता नहीं है कि हम पश्चिमी एशिया में जाकर किसी प्रकार के विवाद में कूदें। यही आपके सवाल का जवाब जी। अब यहाँ से कौन सवाल पूछेगा? लड़कियों को मौका दीजिए। मैं एक बार फिर पूछ रही हूँ, किसी का मन नहीं बदला है थोड़ा सा भी? इधर भाई, इधर पहली जीत हो गई है। आइए आइए आइए, आने दीजिए। आप यहीं पे बैठ जाइए, यहीं पे बैठ जाइए। गमछे का रंग बदल लीजिए। किधर? इधर। वाह, चलिए भाई। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस स्टेज पे दोनों पक्ष के जो बुद्धिजीवी हैं उन सब से आपने जितने पॉइंट्स रखे वो दोनों बहुत डिप्लोमेटिक वे में सही थे। मैं एज अ ह्यूमन पूछ रही हूँ आप लोगों से कि मैं ईरान और इजराइल का सपोर्ट में किसको सपोर्ट करूँ, क्योंकि यहाँ मैं इजराइल को देखती हूँ वो हॉस्पिटल्स पे बॉम्बिंग कर रहे हैं और यहाँ ईरान को देखती हूँ टेररिस्ट अटैक्स कर रहे हैं, वो महिलाओं पे इतना शोषण कर रहे हैं। तो मैं एज अ ह्यूमन किसको सपोर्ट करूँ, ये मेरा क्वेश्चन है। जबरदस्त। मतलब मुझे लगता है कि आज अगर मुझसे कहा जाए तो मैं बहसबाजी का ऑडियंस से ही बना दूं। इतने जबरदस्त सवाल, क्योंकि अक्सर युद्ध में सबसे बड़ी जो कैजुअलिटी है वो ह्यूमैनिटी ही होती है। इस पर कुछ जवाब देना चाहेंगे रशीदी साहब? देखिए, इजराइल की जो तारीख है, आप मुझे अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, एक आदमी अगर आपको अपने घर में जगह दे ठहरने के लिए, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है? ये कर्तव्य बनता है कि उसको घर छीन लो? कौन आदमी ऐसा है? आप मुझे बताइए, जो इधर बैठे हैं ईरान के उसमें, अगर कोई आपको अपने घर में जगह दे तो आप उसका घर छीन लेंगे? बोल के बताइए, बोल के बताइए भाई। नहीं कन्विंस है आपकी बात पे। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो, पर हाँ या ना कुछ तो बोलो। ये तो ना बोल रहे, ना बोल रहे। आपने कहा था गूदा नहीं तो कूदा क्यों, मैं आपको याद दिला दूं। 1948, 1967 और 1973 में इजराइल 3 अरबी देशों से घिरने के बाद भी उसने खुद को अकेले लड़के निकाला था और वो गूदा था, इसीलिए वो उस टाइम भी कूदा था और आज भी गूदा है, इसीलिए वो आज भी कूदा है। और दूसरा सवाल मेरा ये आपसे है कि अगर ईरान अगर अपनी सुरक्षा के लिए लड़ता है तो वो आत्मसुरक्षा हो जाती है और इजराइल लड़ता है तो वो आतंकवाद हो जाता है। ये कैसा न्याय है सर? अंजना जी मैं तीन फैक्ट्स रखना चाह रही हूँ। शोएब जी को माइक दे दीजिए। मैं प्लीज, मामला बहुत गर्म हो चुका है, मामला बहुत गर्म। अपनी बहन का जवाब, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो आपने कहा कि इजराइल जो है वो कूदता है और जिगरा रखता है, वो अगर अपना जिगरा रखता तो कभी भी अमेरिका के अंदर उसकी प्रो लॉबी जो है वो उनसे मदद नहीं मांगती। आज अगर अमेरिका यहाँ से इजराइल को वार के वेपन्स और बिलियंस ऑफ डॉलर्स देना बंद कर दे तो इजराइल घुटनों पे आ जाएगा। ये सच है या नहीं? अगर यहाँ 1966 में भी और उससे पहले जितने भी अरब नेशंस के साथ युद्ध हुए, हर जगह अमेरिका एज अ प्रॉक्सी इजराइल को युद्ध में भेजता रहा। अब आप ये कहते हैं कि यहाँ से कि भाई हम ईरान के बारे में, एक बात बताइए, हमारे देश पे अगर कोई कंट्री हमला करेगा तो हमें राइट टू डिफेंड है या नहीं है? तो वही राइट टू डिफेंड तो ईरान के पास भी है ना। ईरान के नागरिक, जब इजराइल ने अभी हमला किया तो ईरान के 700 से ज्यादा नागरिक मारे गए। हर कंट्री को हक है अपने नागरिकों की हिफाजत करना। आज जो इजराइल बम बरसा रहा है तब आप रोने लगे कि यहाँ से 300 मिसाइलें डाल रहे हैं, 400 मिसाइलें डाल रहे हैं। अरे ईरान के पास गूदा है, उसके पास दम है। मैं कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। पहली बात तो किसी ने भी यहूदियों को वहां पर खैरात में जमीन नहीं दी। जिसने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी, वो प्रॉमिस लैंड था उनका, वो उनका प्रॉमिस लैंड था। अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आए तो 1917 के बाल्फर अग्रीमेंट के बाद यहूदियों के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढने के लिए वो उनका प्रॉमिस लैंड था। इसलिए आज जहां इजराइल है वहां पर यहूदियों को बसाया गया। लेट मी कंप्लीट।
दूसरा फैक्चुअल करेक्शन ये कि बार बार यहाँ इजराइल को अग्रेसर देश बोला जा रहा है। 7 अक्टूबर की दरमियानी रात किस आतंकवादी संगठन ने इजराइल की महिलाओं और बच्चों पर हमला किया था, आप मुझे ये बताइए। तो इजराइल कहाँ से अग्रेसर देश हो गया? और जब ईरान, हूतीज, हिजबुल्लाह और अन्य प्रॉक्सीज के माध्यम से इजराइल पे हमले करवाता है, फंडिंग करता है, इक्विपमेंट देता है, अपने ट्रेनिंग करवाता है आतंकवादी संगठनों की, तो फिर आप बताइए कि अग्रेसर ईरान हुआ या अग्रेसर इजराइल? थैंक यू मैम। अब आप बैठ जाइए, आप दोनों अपनी अपनी जगह पर जाइए। नहीं, अगले 2 वक्त आएंगे, आप दोनों आ जाइए। बिशंबर दयाल साहब और बोल नहीं पाए हैं फैज खान साहब। सर, एक तरफ ईरान दावा करता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, फिर हिजबुल्लाह और सीरिया जैसे आतंकवादी संगठनों को मदद करता है। क्या ये प्रॉक्सी वार नहीं है? देखिए, अमेरिका ने सारे उग्रवाद को सपोर्ट किया, लेकिन जब अमेरिका की धरती पर उन्होंने अटैक किया 9/11, तो क्या हमने कहा कि ये अटैक ये हर रोज सपोर्ट कर रहा था? ये जितनी उग्रवाद फैला है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, जो तंजीमें हैं, इनकी शुरुआत तो अमेरिका ने की थी ना। तो जब 9/11 में अमेरिका पे अटैक हुआ तो हमने ये थोड़ी कहा अमेरिका के ये होना चाहिए था। गलत बात है। देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया में फंड करती हैं और सारी ईरान की जो सपोर्ट है वो हमास के टेररिस्ट के लिए नहीं है। हमास के जो गाजा स्ट्रिप है उसमें सिविलियंस हैं, उनका कोई माई बाप नहीं है, उनको सपोर्ट है ना, कोई तो उनकी सपोर्ट करे। पिछले 60 साल से गाजा के ऊपर इजराइल का इनडायरेक्ट कंप्लीट कंट्रोल है। अगर वहां हथियार जाता है तो इजराइल चेक करता है, राशन जाता है तो इजराइल चेक करता है, सरकार बनती है तो इजराइल चेक करता है। अल फतेह को कमजोर करने वाला हमास था। अल फतेह थी, तो वेस्ट को डिवाइड कर दिया, हमास को डिवाइड कर दिया, गाजा को डिवाइड कर दिया। ये सब कहानी नहीं है। इजराइल पर हमास ने अटैक किया था और हमने उसका खंडन किया और हम कहते हैं मार दो हमास को, मार रहे हो आज भी, लेकिन ईरान ने अटैक नहीं किया था। तो ईरान पे तो अटैक किया है इजराइल ने। और लड़ाई की 1 सेकंड दूंगा, ये लड़ाई जो है चलेगी, कोई नहीं हारेगा, सिर्फ नुकसान होगा। मैम, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपने बोला कि ईरान और इजराइल की मिलिट्री पावर है, बहुत डिफरेंस है। मैम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ईरान के बाद जो जियोपॉलिटिकल पावर है, जो उसका हॉर्मोस कॉरिडोर है, जिससे वहाँ से 20% ऑयल जा रहा है पूरे दुनिया का, अगर जंग होती है तो ईरान उसको आज ही रोक सकता है चाहे तो। और मैम, ईरान की साइबर सिक्योरिटी, वो आज देश वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है। उनका तो नेशनल टीवी हैक हो गया, इजराइल ने कर दिया। वहां पर उन महिलाओं की तस्वीरें चलाने लगे, उनके नेशनल टीवी पे उस आंदोलन की तस्वीर चलने लगी जहां पर औरतें बाल कटा रही थी। क्यों? क्योंकि उनको हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा था। योर क्वेश्चन स्टैंड्स आंसर्ड, बट आपके पास मैं एक सवाल आपके बच्चों के बिहाफ पर पूछना चाहती हूँ। कुल मिलाकर बच्चों का ये कहना है कि ईरान भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। ईरान भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। इजराइल के भी नाको चने चबवा रहा है वो इस वक्त। और जब उन्होंने सोचा तो उन्होंने जो कि बीरशेवा की वो बात भी कर रहे थे, वहां पर भी अगर हॉस्पिटल पर उन्होंने हमला किया तो दिखा दिया है कि आपका आयरन डोम भी हम भेद सकते हैं अगर चाहे तो। ईरान कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, अच्छी बात है कच्चा खिलाड़ी नहीं है, लेकिन हमको सबसे पक्का खिलाड़ी भारत को ही बनाना है। इस बात को ध्यान रखना है और भारत का हित किसमें है इस बात को हमें सोचना है। और फिर से कह रहा हूं, व्हाट्सएप वाला फेक नैरेटिव यहां पर ना चलाएं। अंजना जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब भी हमारे देश की मजबूती की, इज्जत की, अजमत की बात होती है ना, तो ये हमारे सैनिकों को जाति में तोड़ने लगते हैं, संप्रदाय में तोड़ने लगते हैं, और अभी पूरी बेशर्मी से शिया और सुन्नी के बीच में तोड़ने लगे। शर्मानी चाहिए। शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, बहाई, जब देश की प्रतिष्ठा पर बात आएगी तो सब मिलकर लड़ेंगे। यदि ईरान हमारे पक्ष में, मैं ईरान जिंदाबाद के नारे लगा दूं, तुम यहां ईरान का झंडा लगाते हो, कोई बांग्लादेश का, कोई पाकिस्तान का, और गाजा का तो ऐसे लहराते हैं जैसे इनका देश है। लेकिन याद रखना, गाजा में तुम एक भी भारत का झंडा दिखा दो, वो भारत का झंडा नहीं लहराएंगे, ईरान वाले भारत का झंडा नहीं लहराएंगे। और जो इजराइल हर साथ नेतन्याहू आके सैल्यूट करता है हमारे हाइफा चौक में आकर, हम उसके विरोध में बोले। वाह वाह वाह, यहूदियों का फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इस्तेमाल करके उन्हीं के खिलाफ मैसेज भेजे। छापाहार एक देखिए, चलिए समय समाप्त हुआ। छापाहार में अपनी जगह पर जा सकते हैं सर, हो गया। चलिए छापाहार में हिंदुस्तान का झंडा फहरा रहा है। एक ही ऐसा मुल्क है ईरान, जिसने हमें नहीं, उन्होंने ईरान बोला है।
देखिए, चाबहार ईरान एक ऐसा मुल्क ने जिसने हमें अपना पोर्ट दिया है। बाकी दुनिया में कहीं भारत का पोर्ट बता दो हिंदुस्तान को छोड़ के। भारत के लिए हमारा भारत के लिए चैलेंज है। ईरान पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं देने देता। ये लोग तो भाई ऐसे बगैर बात की बातें कर रहे हैं। अगर ईरान हमारे साथ है तो पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं मिलती, पाकिस्तान घिर जाता है। आप लोग कैसी बात कर रहे हो? अगर पाकिस्तान को घेरना है तो ईरान हमारा साथ ही रहना चाहिए। इजराइल जब आएगा देख लेंगे यार, क्या बात कर। हर देश इन्वेस्टमेंट चाहता है। हमने हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, चाइना है। हमारा दुश्मन पाकिस्तान और चाइना है। चाबहार में ईरान को डेवलप करने के लिए भारत ने पैसा लगाया है। जो ईरान की खिलाफत कर रहे हैं वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। से वो डेवलप कर रहे हैं। जो ईरान की खिलाफत कर रहे हैं वो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान को ईरान भेजना चाहते हैं। इजराइल में भी जी प्रभु अडानी जी का पोर्ट बना हुआ है, उनका प्रोजेक्ट बना हुआ है। हम लोग उनकी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए योगदान दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं। ईरान कहता है भाई निवेश करो, निवेश करो। तो भारत ने निवेश कर दिया तो भाई प्रणाम करो, आपको धन्यवाद। चलिए ठीक है, अपने अपनी जगह पे चलिए। हो गया सर, अब जनता वोट करेगी, जनता डिसाइड करेगी। थैंक यू, तालियां सभी वक्ताओं के लिए। इतना पैशनेटली सबने अपने अपने विषय पर बोला है। अब जजेस भी आपस में बात कर सकते हैं क्योंकि आपको बहस बाजीगर आज चुनना है। लेकिन आप लोग अब अपना QR कोड स्कैन करके वोटिंग खोल लीजिए। जो हमारे दर्शक घर पे इस वक्त मौजूद हैं वो भी QR कोड स्कैन करके अपनी राय भेज सकते हैं। अगर पक्ष में जीतेंगे तो जाहिर तौर पर ईरान नहीं टिकेगा वाले कितने लोग हैं, इजराइल टिकेगा। ये देखिए, इजराइल के आगे क्या टिकेगा ईरान? अगर आप मानते हैं कि नहीं टिक सकता, इजराइल ही जीतेगा, तो आप हाँ पे वोट करेंगे। अगर आप ये मानते हैं कि ईरान जीतेगा तो ईरान की ताकत बड़ी है तो आप नहीं पर वोट कीजिए। और कह नहीं सकते वाले तो यहाँ पर हैं ही मोक्षधारी सब, तो आप। और अगर घर पे आप हैं, आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। आपका भी जो वोट रिजल्ट है वो जल्दी से QR कोड स्कैन कीजिए। खुल गया सबका? आपका इजराइल के आगे क्या टिकेगा ईरान? अगर आप मानते हैं नहीं टिकेगा तो नहीं पे वोट कीजिए। अगर आप मानते हैं इजराइल के आगे, मतलब इसमें देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा मुश्किल है, तो सोच समझकर अपना वोट डालिएगा। इजराइल के आगे क्या टिकेगा ईरान? हाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि ईरान जीतेगा, और नहीं कहने वाला मतलब ईरान नहीं टिकेगा। आप लोगों को तो कोई टेंशन ही नहीं है। आपका 60 सेकेंड वोट करने का शुरू होता है अब। अब बच रहे हैं सिर्फ 35 सेकेंड। अब 20 सेकेंड बचे हैं, 20 सेकेंड। चार, 3, 2, 1 और समय समाप्त हुआ। भाई जीत गए हैं, ये वाले जीत गए हैं। टीम एम्बेसडर वोरा जीत गई है। 44% लोगों ने कहा है इजराइल के आगे नहीं टिकेगा ईरान। लेकिन इतना तो तय है कि ये 20% नहीं है। आप में से कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो कह नहीं सकते पे वोट नहीं डाल रहे हैं। 36% ये रह गए जिनका ये मानना है कि ईरान जीतेगा, मतलब उनकी लॉस हुई है कम से कम कन्विंस करने में। हालांकि ये भी बहुत दिलचस्प है कि 2 लोग परिवर्तित होकर उसके गए थे, बावजूद इसके वो नहीं जीत पाए हैं। लेकिन दिलचस्प, चलिए तालियां हो जाए इस पक्ष के लिए। दीपक वोरा साहब, एम्बेसडर दीपक वोरा, प्रोफेसर अंशु जोशी और मोहम्मद फैज खान साहब की टीम जीती है और जबरदस्त मुकाबला दिया है मेजर विशंबर दयाल साहब की टीम ने, शोएब जमाई और मौलाना साजिद रशीदी साहब ने। और अब सारा कैमरा का फोकस डाल दीजिए जजेस की तरफ। अब आप लोगों को ये बताना है, अभी मैं कह रही थी इंडिया को तलवार की धार पर चलना है, अब आप लोगों को चलना है और आपसे शुरू कर रहे हैं। कंसेंसस है या अलग अलग है सबका? नहीं, कंसेंसस है। वाह क्या बात है।
चलिए। तो बस आज का डिबेट बहुत धुआंधार रहा। धुआंधार। दोनों जो आपके जनता की तरफ से छात्र आए, बहुत बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस दिया। आपके जो हमारे जो 6 कॉन्टेस्टेंट्स हैं, इन सब ने भी बहुत अच्छा काम किया। तो 5 लेकिन धुएं पे डिपेंडेंट रहे, एक ने धार दिखाई। वो चूंकि एकेडमिक हैं तो उनका एडवांटेज भी है, तो इसलिए हमारी मतलब प्रोफेसर अंशु जोशी आज की बाजीगर। क्या बात है, वाह गजब। क्या वजह रही इनको चुनने की? अंजना, प्रोफेसर जोशी बहुत प्रिसाइज, बहुत लॉजिकल, और कहीं पे भी उन्होंने कोई पॉलिटिकल रेटरिक यूज़ नहीं किया। वो बहुत फैक्चुअल थी, एक्यूरेट थी और बहुत ही स्पॉन्टेनियस थी। उन्होंने कहीं पे भी कोई डिविएशन नहीं दिखाई, इसलिए वो हमारी आज की विनर है। एम्बेसडर से चलना, आप ही की बात से खत्म करेंगे आज का शो। जी बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं सभी को हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने बोला, जिन्होंने इसमें शिरकत किया। सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और बहुत ही एक बांटने वाला मुद्दा है, क्योंकि जैसे आप सब ने बताया, भारत के संबंध ईरान के साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत सिविलाइजेशनल सांस्कृत हमारे संबंध है, और इजराइल के साथ भी बड़े अच्छे संबंध हैं। तो इसीलिए इसमें इतना पैशनेट होना, जैसे हमारे पैनलिस्ट थे बहुत पैशनेट हुए, फैसल खान साहब जी 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 बहुत पैशनेट हुए, तो बड़ी अच्छी उन्होंने दलीलें भी पेश की। और डॉक्टर अंशु जोशी ने इन एडिशन टू एवरीथिंग एल्स बड़ी लॉजिकल थी, एंड शी मेंटेन्ड हर कूल एंड काम, जो कि होना चाहिए। अगर कहीं युद्ध हो रहा है, उसका समाधान निकालना है, तो हमको एक कूल माइंड से काम करना चाहिए, और वो डॉक्टर अंशु जोशी ने दिखाया। जबरदस्त। लेकिन आज की ट्रॉफी इन बच्चों के नाम। जबरदस्त पार्टिसिपेंट्स रहे, बहुत बहुत धन्यवाद बहस बाजीगर में आप सभी का आने के लिए। इसी के साथ आज इतना ही, लेकिन अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।